वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था उसका टाइटल है उमर बिन खत्ताब वर्सेस फिरौन ऑफ इजिप्ट। दी कोइस्तानी करके यूट्यूब चैनल का वीडियो है। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिरौन जो हजारों साल तक पूरे इजिप्ट फिरौन राज करते रहे, लेकिन अब फाइनली मुसलमान उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में फिरौनों के इसी इजिप्ट को हमेशा के लिए उनसे छीनने वाले थे। ये स्टोरी इजिप्ट की फतह की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज तक इसे किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। पर वेट, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था। खलीफा उमर ये चाहते ही नहीं थे कि मुसलमान इजिप्ट पर हमला करें, क्योंकि इजिप्ट पर हमले से कुछ ही अरसा पहले मुसलमानों की खिलाफत पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, ताऊन। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसने मुसलमानों की फौज के 25,000 सोल्जर्स को शहीद कर दिया था। और सिर्फ सोल्जर्स को ही नहीं, बल्कि मुसलमानों के सारे बड़े जनरल्स भी इस बीमारी से फौत हो चुके थे। जिसके बाद खलीफा उमर खुद हालात को कंट्रोल करने के लिए मदीना से मुसलमानों की आर्मी की तरफ गए, और वहां उनकी मुलाकात मुसलमानों के नए आर्मी चीफ अमर बिन आस से हुई, जिन्होंने हजरत उमर के सामने एक नया आइडिया, एक नया प्लान रखा कि अब हमें स्लो होने के बजाय फिरौनों के मुल्क इजिप्ट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हजरत उमर इस बारे में थोड़ा कंफ्यूज थे कि अभी अभी हमारी इतनी बड़ी फौज इस बीमारी से शहीद हो चुकी है, और बिल्कुल एक छोटी सी फौज के साथ इजिप्ट को फतह करना बहुत ही मुश्किल होगा। और हजरत उमर को इस बात का भी खतरा था कि ऐसा ना हो कि मुसलमानों की फौज इजिप्ट की तरफ चली जाए और पीछे से उन पर पर्शियन एम्पायर हमला कर दे। लेकिन आर्मी चीफ अमर बिन आस इस सब के बाद भी हजरत उमर के सामने अपने प्लान पर मजबूती से खड़े रहे कि नहीं, हमें इजिप्ट की तरफ हर हाल में जाना चाहिए। क्योंकि अमर बिन आस इस्लाम लाने से पहले मक्का के एक बहुत रिच बिजनेसमैन थे, और अपने बिजनेस की वजह से उनका बार बार इजिप्ट की तरफ आना जाना होता रहता था। तो अब उन्हें इस बात का बहुत अच्छी तरह पता था कि इजिप्ट के लोग मुसलमानों के सामने कभी खड़े नहीं हो सकते। आखिर उनके बार बार कहने पर हजरत उमर ने उनकी बात मान ली और उन्हें इजिप्ट पर हमले की इजाजत दे दी, लेकिन एक शर्त पर कि चलो तुम इजिप्ट की तरफ रवाना तो हो जाओ, लेकिन अगर मेरा इरादा बदल गया तो तुम्हें अपनी पूरी फौज के साथ वापस आना होगा। ये सुनकर अमर बिन आस ने अपनी फौज को रेडी होने का हुक्म दिया और सिर्फ 4,000 की फौज के साथ इजिप्ट के कैपिटल की तरफ रवाना हुए। नाउ एट द सेम टाइम अमर बिन आस इजिप्ट और हजरत उमर मदीना की तरफ बढ़ रहे थे, और इस पूरे रास्ते में हजरत उमर सिर्फ इजिप्ट के बारे में ही सोचते रहे। और जैसे ही हजरत उमर मदीना पहुंचे, उन्होंने सारे बड़े सहाबा की एक मीटिंग बुलाई और उनसे इजिप्ट के बारे में पूछा कि मुझे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। जिस पर हजरत उस्मान और बाकी सहाबा ने क्लियरली कहा कि हमें इजिप्ट की तरफ जाने वाली फौज को रोक देना चाहिए। आर्मी चीफ, मिनिस्टर, सहाबा, इन सब की बातें सुनने के बाद आखिर हजरत उमर ने फैसला किया और अमर बिन आस के नाम एक लेटर भेजा, जिसमें हजरत उमर ने अपने आर्मी चीफ को क्लियर ऑर्डर दिया था कि जैसे ही तुम्हें मेरा ये खत मिले, अपनी पूरी फौज लेकर वापस आ जाओ। लेकिन अगर तुम लोग पहले ही इजिप्ट के बॉर्डर को क्रॉस कर चुके हो तो फिर अल्लाह का नाम लो और आगे बढ़ो। जैसे ही हजरत उमर का ये मैसेंजर अमर बिन आस तक पहुंचा, मुसलमान पहले ही इजिप्ट के बॉर्डर को क्रॉस कर चुके थे। लेकिन यहाँ पर स्टोरी का एक दूसरा एंगल भी कि जैसे ही हजरत उमर का मैसेंजर अमर बिन आस तक पहुंचा, मुसलमान इजिप्ट नहीं पहुंचे थे, बल्कि इजिप्ट के बॉर्डर से बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर थे। लेकिन जैसे ही अमर बिन आस ने हजरत उमर के मैसेंजर को देखा, उन्हें अच्छी तरह समझ आ गई कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने फौरन ये लेटर खोला ही नहीं, बल्कि पहले उस मैसेंजर को बिठाया, उसे खिलाया और उसे थोड़ा आराम करने को कहा। और जैसे ही मुसलमानों ने इस बॉर्डर को क्रॉस किया, आर्मी चीफ अमर बिन आस ने खलीफा उमर के लेटर को खोला और कहा कि अब तो बहुत देर हो चुकी, अब हमें आगे बढ़ना ही होगा। इसी के साथ अमर बिन आस मुसलमानों की पूरी फौज को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे। ये सारे इलाके फतह करते हुए फाइनली इजिप्ट के कैपिटल के सामने जंग के लिए रेडी खड़े हो गए, जिसे आज कायरो कहा जाता है। और ये कोई आम सिटी नहीं थी, बल्कि उस जमाने की दुनिया की सबसे पावरफुल सिटीज में से थी, जिस पर पिछले 600 साल से रोमन एम्पायर का राज था, और कोई भी उनसे ये सिटी नहीं छीन सका था। मुसलमानों की फौज ने सीधा इस सिटी के सामने अपने टेंट्स लगाए और जंग के लिए बिल्कुल रेडी हुए, जिसे देखकर रोमन्स ने भी अपनी पूरी फौज को मुसलमानों के सामने खड़ा किया, जिसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े सब शामिल थे, ताकि ये करने से मुसलमानों के दिलों में उनका खौफ बैठ जाए। बट वो किसको डरा रहे थे? मुसलमानों को? I don't think so. अमर बिन आस ने उनकी इतनी बड़ी फौज देखकर अपना एक मैसेंजर उनके पास भेजा
اور اسے اچھی طرح سمجھایا کہ تم نے کیا بولنا ہے۔ اس میسنجر نے سیدھا جا کر سارے رومنز کے سامنے کہا کہ تم لوگ جانتے بھی ہو ہم کون ہیں، ہم نے ابھی ابھی تمہارے بادشاہ ہرقل کو بری طرح ہرایا ہے، تو اب تم ہمارا کیا بگاڑ لوگے؟ یہ سن کر وہاں پر سب حیران ہو گئے، لیکن وہاں کے لیڈر Correct. سائرس نے کہا کہ بات تو صحیح ہے۔ اسی کے ساتھ عمر بن عاص نے فل طاقت کے ساتھ ایجپٹ کے کیپٹل بات پر تو صحیح حملہ ہے۔ کر دیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ صرف 4000 کی فوج کے ساتھ ایجپٹ کا کیپٹل فتح کرنا امپاسبل تھا۔ اسی لیے اگلے 7 مہینے تک مسلمان اسی طرح اس سٹی کے سامنے اپنے کیمپس میں Impossible بیٹھے تھا۔ رہے، اور آخر آرمی چیف عمر بن عاص کو بھی سمجھ آ گئی کہ اب وقت آ چکا ہے کہ مدینہ میں خلیفہ عمر سے مدد مانگی جائے۔ حضرت عمر کو اس بات کا پہلے ہی پتا تھا کہ عمر بن عاص ایجپٹ کو بہت ہی لائٹلی لے رہے ہیں اور اسے ضرور زیادہ فوج کی ضرورت پڑے گی، تو انہوں نے فوراً 12000 کی فوج ایجپٹ کی طرف روانہ کی، اور اس فوج کا لیڈر ایک بہت بڑا صحابی 12,000 زبیر بن عوام کو بنایا۔ حضرت عمر زبیر رضی اللہ عنہ کی اتنی عزت کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی وفات کے بعد خلیفہ بننے والے 6 لوگوں میں سے ایک زبیر بن عوام کو بھی نومینیٹ کیا تھا، جسے پھر ہم بعد میں ایکسپلین کریں گے، تو سبسکرائب۔ تو اب یہ نئی فوج بھی آ کر عمر بن عاص کے ساتھ ایجپٹ میں مل گئی، اور ان دونوں فوجوں نے مل کر بالکل خالد بن ولید کے سٹائل پر حملے کا ایک نیا پلان بنایا۔ اگلے دن رومن فوج اپنے قلعے سے باہر نکلی اور دونوں فوجیں خالد ایک دوسرے بن کے ولید آمنے کے سامنے ہوئی اور جنگ شروع ہوئی۔ کچھ ہی دیر کے جنگ کے بعد اچانک مسلمان جنگ سے پیچھے ہٹنے لگے اور آہستہ آہستہ جنگ کے میدان سے اتنا پیچھے آ گئے کہ ایسے لگنے لگا کہ اب فائنلی مسلمان یہ جنگ ہار جائیں گے۔ لیکن ایگزیکٹ اسی ٹائم مسلمانوں کی ایک دوسری فوج آ کر رومنز کے فوج کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر عمر بن عاص نے دوبارہ حملے کا حکم دیا۔ اس طرح مسلمانوں نے رومنز کی فوج کو ہر طرف سے گھیر لیا اور پھر انہیں کرش کر دیا، لیکن اس سب کے بعد بھی مسلمان اس سٹی میں داخل نہ ہو سکے۔ آخر ایک دن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے تنگ آ کر ایک بہت ہی بولڈ ڈیسیژن لیا اور اپنے کچھ ہی ساتھیوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اس سٹی کے اندر داخل ہوئے اور سیدھا جا کر مسلمانوں کے لیے گیٹ کھول دی۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کی پوری فوج ایجپٹ کے کیپٹل میں انٹر ہوئی اور اس سٹی کو فتح کر کے یہاں کے گورنر کو ڈھونڈنے لگی، بٹ اٹ واز ٹو لیٹ۔ گورنر پہلے ہی اس سٹی کو چھوڑ کر ایجپٹ کی سب سے پاورفل سٹی الیگزینڈریا کی طرف بھاگ چکا تھا۔ ناؤ گورنر بھاگ تو گیا تھا، لیکن اس کے دل میں مسلمانوں کا اتنا خوف بیٹھ چکا تھا کہ اس نے یہاں سے بھاگتے ہی مسلمانوں کی طرف ایک لیٹر بھیجا کہ اب اور بس ہے، میں پورے ایجپٹ کو حضرت عمر کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن عاص نے گورنر کی اس ریکویسٹ کو بالکل ریجیکٹ کر دیا، پورے کیونکہ ایجپٹ انہیں کو پتا سرنڈر تھا کہ کرنے مسلمانوں کی جنگ اس تیار گورنر ہوں۔ سے نہیں بلکہ رومن امپائر کے بادشاہ سے۔ آرمی چیف عمر بن عاص نے ایجپٹ کے سرنڈر کی یہ آفر ایکسپٹ تو کر لی، لیکن جب رومن امپائر کے بادشاہ ہراکلیس کو اپنے گورنر کے اس سرنڈر کا پتا چلا تو اسے گورنر کی اس بزدلی پر بہت غصہ آیا کہ اس کی اوقات کیا ہے، اس نے مجھ سے پوچھے بغیر پورے ایجپٹ کو سرنڈر کر دیا۔ جس کے بعد اس نے سارے رومن فوج کو میسج بھیجا کہ گورنر کی باتوں کو چھوڑو اور مسلمانوں کے ساتھ آخری جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مسلمانوں کے آرمی چیف عمر بن عاص کو بھی سمجھ آ گئی کہ آخری اب جنگ کو، رومن امپائر کا بادشاہ آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہے، تو انہوں نے بھی اپنی آرمی کو الیگزینڈریا کی طرف جانے کا حکم دیا۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ جب مسلمان اپنا سامان پیک کر رہے تھے اور اپنے ٹینٹس کو باندھ رہے تھے تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی اپنا ٹینٹ باندھنے کے لیے گئے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کے ٹینٹ کے اندر ہی ایک کبوتر نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا ہے اور ساتھ اس کبوتر کے بچے بھی تھے۔ تو اب عمر بن عاص نے اس کبوتر کے گھر کو بچانے کے لیے اس ٹینٹ کو یہیں پر رہنے دیا۔ یہ ٹینٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آنے والے وقتوں میں ہر مسلمان نے اس ٹینٹ کو ایک نشانی کے لیے یہیں پر رہنے دیا اور اسی ٹینٹ کے آس پاس آباد ہونے لگے۔ ناؤ عربی میں ٹینٹ کو فسطاط کہا جاتا ہے اور آگے جا کر اسی کبوتر کے ٹینٹ کی وجہ فسطاط سے ہیں؟ ایجپٹ کے کیپٹل کا نام ہی فسطاط پڑا، جو آج تک ایجپٹ کا کیپٹل ہے اور اسے کائرو کہا جاتا ہے۔ لیٹس کم بیک ٹو دی سٹوری۔ رومنز کی کچھ ہی عرصے بعد مسلمان بھی اس سٹی کے پاس پہنچ گئے اور اس سٹی کو دیکھ کر بالکل حیران رہ گئے کیونکہ الیگزینڈریا الیگزینڈر دی گریٹ کے نام پر بنی ایک بہت بڑی سٹی تھی اور حضرت عمر نے اپنی پوری خلافت میں اس سے بڑی سٹی پر کبھی حملہ نہیں کیا تھا، جو ڈمیسکس اور مدائن جیسی سٹی سے بھی بہت بڑی تھی۔ مسلمانوں نے یہاں پہنچ کر اس سٹی کو فتح کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن مسلمانوں کی ساری کوششیں بالکل فیل ہوتی رہی اور اگلے 6 مہینے تک مسلمان اس سٹی کے دروازوں کے سامنے بالکل بے بس بیٹھے رہے اور مسلمانوں کے مورال کو اور توڑنے کے لیے رومن بادشاہ نے ایک بہت بڑی فوج مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کی۔ اب فائنلی یہ لگ رہا تھا کہ خلیفہ عمر کبھی بھی ایجپٹ کو فتح نہیں کر پائیں گے اور مسلمانوں کی فوج یہاں سے مایوس ہو کر واپس چلی جائے گی، لیکن اچانک یہاں پر
एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया और सारी सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। अचानक रोमन एम्पायर के कैपिटल इस्तांबुल Opposite हो गया है। द ग्रेट रोमन एम्पायर का आखिरी पावरफुल बादशाह हेराक्लियस 30 साल की हुकूमत के बाद मर गया, जिसके बाद उसके जवान बेटे ने आकर अपने बाप का तख्त संभाला। इस यंग बादशाह से रोमन एम्पायर की बहुत उम्मीदें थी कि ये जरूर मुसलमानों से हमारी खोई हुई ताकत को छीनेगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिन तख्त पर रहने के बाद इस बादशाह की सुतेली मां ने इसे मार दिया और अपने बेटे को रोमन एम्पायर की तख्त पर बिठाया। सौतेली लेकिन ये मां ने देखकर मार दिया। रोमन एम्पायर के जनरल्स और अवाम को बहुत सख्त गुस्सा आया, जिसके बाद यहाँ पर रोमन एम्पायर में एक बहुत बड़ी सिविल वॉर स्टार्ट हुई, जिसके बाद वो फौज जिसे हेराक्लियस ने मुसलमानों से लड़ने के लिए भेजा था उसे मजबूरन वापस जाना पड़ा। ये सिविल वॉर इतनी बड़ी कि बस सभी एक दूसरे को मारने लगे। लेकिन जब हालात थोड़े कंट्रोल हुए तो रोमन एम्पायर के तख्त पर एक नया बादशाह बैठा हुआ था। लेकिन मसला यह था कि इस नए बादशाह की एज सिर्फ और सिर्फ 11 साल थी। अब आप मुझे बताएं, जब एक 11 साल का बादशाह खलीफा उमर के सामने खड़ा होगा तो उसके साथ क्या होगा? खलीफा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना से रोमन एम्पायर की इस सिविल वॉर को बहुत गौर से देख रहे थे और उन्हें समझ आ चुकी थी कि इजिप्ट फतह करने का यही बेस्ट टाइम है। तो उन्होंने फौरन मदीना में एक लेटर लिखा और अपने मैसेंजर को ऑर्डर दिया कि फुल टाइम है ये लेटर इजिप्ट में आर्मी चीफ अमर बिन आस तक पहुंचाओ। ये मैसेंजर दिन रात एक करके बहुत तेजी से इजिप्ट पहुंचा। जैसे ही अमर बिन आस ने ये लेटर खोला, इसमें हजरत उमर ने क्लियर ऑर्डर दिया था कि अम्र फौरन मुसलमानों की पूरी फौज को एक जगह जमा करके मेरा ये लेटर उन सब के सामने पढ़कर सुनाओ। आर्मी चीफ अमर बिन आस ने बिल्कुल ऐसा ही किया और मुसलमानों की पूरी फौज को जमा करके उनके सामने हजरत उमर का लेटर खोला और कहा, है मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम पिछले 2 साल से लड़ रहे हो और अब तक इजिप्ट फतह नहीं कर सके। मुझे इस बात का खतरा है कि तुम रसूल अल्लाह और कुरान के बताए हुए तरीकों को भूल चुके हो और बिल्कुल हमारे दुश्मनों की तरह दुनिया की मोहब्बत में खो चुके हो। याद रखना, अल्लाह ऐसी कौम की मदद कभी भी नहीं करता। तो अब मैं तुम्हारे दिलों को मजबूत करने के लिए तुम्हारी तरफ एक नई फौज भेज रहा हूँ। तो अब अपनी इन पुरानी हरकतों से बाज आओ और उठो, अपने घोड़ों को ठीक करो, अपनी तलवारें निकाल लो और रोमन से एक आखिरी जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ताकि मुसलमान इजिप्ट को हमेशा के लिए इस्लाम के कंट्रोल में ला सके। हजरत उमर के इस लेटर को पढ़ने के बाद मुसलमानों की फौज का जज्बा इतना बढ़ा कि उन्होंने अपनी तलवारें उठाई और अलेक्जेंड्रिया की सिटी पर ऐसा हमला किया कि रोमन्स इस हमले के सामने बिल्कुल बेबस हो गए और अपनी दीवारों, गेट्स, टावर्स को छोड़कर हर तरफ भागने लगे और मुसलमान फाइनली इस सिटी में दाखिल हुए। यहाँ के गवर्नर साइरस ने जब ये सब अपनी आंखों से देखा तो उसे समझ आ गई कि एक 11 साल का बच्चा खलीफा उमर का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता, तो अब और लड़ने का कोई फायदा नहीं। इसी के साथ उसने अपना कलम उठाया और पूरे इजिप्ट को हजरत उमर की खिलाफत के सामने सरेंडर कर दिया और इस तरह इजिप्ट फिरौनों का मुल्क मुसलमानों के कंट्रोल में आया। अमर बिन आस ने इजिप्ट फतह करने के बाद सबसे पहले एक मैसेंजर जल्दी हजरत उमर की तरफ रवाना किया ताकि वो उन्हें इजिप्ट की फतह की खबर दे सके। ये मैसेंजर फुल स्पीड मदीना पहुंचा और हजरत उमर के घर के बजाय मस्जिद नबवी की तरफ गया। हजरत उमर को जब इसका पता चला तो वो सीधा मस्जिद नबवी की तरफ गए और वहां पर इस मैसेंजर ने हजरत उमर को इजिप्ट के फतह के बारे में बताया। ये सुनते ही हजरत उमर जमीन पर गिर गए और सजदा करके अल्लाह का शुक्र अदा किया और पूरे मदीना को जमा करके उनके सामने इजिप्ट के फतह की कहानी सुनाई। नाउ हजरत उमर ने इसके बाद उस मैसेंजर को बुलाकर पूछा कि तुम मेरे घर के बजाय मस्जिद नबी की तरफ क्यों गए? उस मैसेंजर ने कहा कि मुझे लगा आप सो रहे होंगे। तो हजरत उमर ने उसे जवाब दिया कि अगर खलीफा दिन को सोएगा तो ये इतनी बड़ी खिलाफत कौन चलाएगा? नाउ अमर बिन आस के हाथों में इजिप्ट के साथ एक और भी बहुत जबरदस्त ताकत है, रोमन नेवी। क्योंकि यहाँ पर रोमन एम्पायर का सबसे बड़ा पोर्ट था, तो आर्मी चीफ अमर बिन आस ने फौरन खलीफा उमर से उनकी इजाजत मांगी कि अब वक्त आ चुका है कि मुसलमान अपनी पहली नेवी बनाए। लेकिन हजरत उमर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर देखा जाए अरब हमेशा डेजर्ट में ही रहे थे और उन्हें समंदरों और कश्तियों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और इनके मुकाबले में रोमन्स इस सब के चैंपियंस थे। तो हजरत उमर को पता था कि हो सकता है समंदरों में हम रोमन्स का मुकाबला ना कर पाए और हमारी सारी फौज डूब जाए। तो अमर बिन आस नेवी का आइडिया छोड़कर अफ्रीका की तरफ बढ़े और बहुत तेजी से लीबिया,
ट्यूनीसिया बल्कि अल्जीरिया तक पहुंचे। आखिर हजरत उमर ने लेटर भेजा कि अब और बस करो, हमारी खिलाफत बहुत ज्यादा फैल चुकी है, तो इससे ज्यादा आगे जाने की इजाजत नहीं है। जिसके बाद अमर बिन आस मुसलमानों की पूरी फौज लेकर वापस इजिप्ट में अपने नए कैपिटल फुस्तात की तरफ आए और वहाँ उनकी मुलाकात कुछ बहुत ही अजीब लोगों से हुई, जिन्होंने उन्हें बताया कि ज्यादा खुश होने से पहले ये बात अच्छी तरह जान ले कि हर साल दरियाए नील का पानी बिल्कुल सूख जाता है और उसे दोबारा बहाने का रास्ता सिर्फ हमें पता है। हर साल जब भी इस दरिया का पानी सूखता है, हम इस दरिया में एक जवान कवारी लड़की को फेंक देते हैं और इस लड़की की कुर्बानी के बाद ही दरिया का पानी दोबारा बहने लगता है। तो तुम मुसलमानों को भी ऐसा ही करना होगा। मुसलमान ये सुनकर हैरान रह गए कि ये क्या पागल लोग हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ और दरियाए नील का पानी ऑलमोस्ट सूख गया, जिससे मुसलमान थोड़ा घबराने लगे कि ये तो वाकई दरिया बिल्कुल सूख रहा है। और आखिर दरिया का पानी इतना कम हुआ कि कुछ लोग ये तक सोचने लगे कि क्या हमें भी इस दरिया के पानी को बहाने के लिए ऐसी कुर्बानी देनी चाहिए। ये सब देखकर आखिर अमर बिन आस ने हजरत उमर की तरफ लेटर भेजा कि अब आप ही फैसला करें हमें क्या करना चाहिए। हजरत उमर ने ये लेटर पढ़ते ही कहा कि ये क्या है, हम तो इस दुनिया में आए इसलिए हैं कि दुनिया के इन पुराने सारे रिवाजों को तोड़ दे। तो फौरन हजरत उमर ने एक चिट्ठी भेजी और कहा कि इस चिट्ठी को दरियाए नील में डाला जाए, जिसमें लिखा था, ऐ नील के पानी, अगर तू आज तक हजारों साल से अपनी मर्जी से बहता है तो रुक जा, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर तू अल्लाह की मर्जी से बहता है तो हम उसी अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो तेरा पानी दोबारा जारी कर दे। जिसके कुछ ही अरसे बाद दरियाए नील का पानी पहले से भी ज्यादा बहने लगा। इस तरह हजरत उमर सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक नया निजाम रख रहे थे। और उनके दौर में इंसाफ का एक ऐसा निजाम था कि एक दिन आर्मी चीफ अमर बिन आस के बेटे ने इजिप्ट फतह होने के बाद एक आम इजिप्शियन को एक छोटी सी बात पर डंडों से मारा और ये दिखाने की कोशिश की कि अब हम तुम्हारे बादशाह हैं और तुम हमारे गुलाम। ये इजिप्शियन उसे वहाँ तो कुछ नहीं कह सका, लेकिन उसने हमेशा से हजरत उमर के इंसाफ के बारे में बहुत सुना था। तो वो सीधा इजिप्ट से मदीना की तरफ गया और जाकर हजरत उमर के सामने अपने ऊपर हुए जुल्म की शिकायत की। ये सुनकर हजरत उमर को बहुत दुख हुआ और उन्होंने उस इजिप्शियन को कहा कि तुम यही बैठो, और फौरन एक लेटर गवर्नर अमर बिन आस की तरफ भेजा और उसे हुक्म दिया कि अपने बेटे मोहम्मद बिन अमर को लेकर मदीना की तरफ आओ। जैसे ये दोनों बाप और बेटा मदीना पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हजरत उमर के साथ सब बैठे हुए और साथ ही वो इजिप्शियन भी। खलीफा उमर ने उन सब के सामने उस इजिप्शियन को अपना डंडा मारा था कहा कि आर्मी चीफ अमर बिन आस के बेटे को बिल्कुल उसी तरह मारो। बेटे को मारने के बाद अब खलीफा उमर ने उस इजिप्शियन से कहा कि ये डंडा लेकर इसके बाप अमर बिन आस के सर पर भी मारो, क्योंकि इसी बाप के पोस्ट की वजह से इसके बेटे ने तुम्हें मारा था। बाप के उस इजिप्शियन ने अमर बिन आस को तो नहीं मारा, लेकिन हजरत उमर ने अमर से कहा कि तुम कब से लोगों को गुलाम बनाने लगे जब उनकी माओ ने उन्हें आजाद पैदा किया है। इसी जबरदस्त जस्टिस की वजह से अब हजरत उमर दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर बन चुके थे। लेकिन इजिप्ट फतह करने के फौरन बाद पर्शियन एम्पायर का बादशाह एक बड़ी फौज जमा करके मुसलमानों से बदला लेने के लिए बिल्कुल रेडी था। सब्सक्राइब। अच्छा जी, रेडी था वो भी है मुसलमानों से फाइट करने के लिए। सो गाइस, मतलब 11 साल का बंदा, बताओ 11 साल का बच्चा राजा बना हुआ है वहाँ पे है। तो गाइस यही था आज का वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना।